बता दूं कि क्रिया विशेषण के जितने भी उदाहरण होते हैं ये सब अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं। अब बात होती है कि भी विकारी कहाँ होते हैं और अविकारी कहाँ होते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि विकारी शब्द हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में होते हैं। लेकिन पदबंध के भेद क्या है और पदबंध होता क्या है, इसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। पदबंध जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है वाक्य में लागू होती है। जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसको नियम के अनुसार बांधा जाता है ना। अब देखें कि पदबंध के भेद क्या क्या है। उसी के अनुसार है संज्ञा, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण। आगे संज्ञा पदबंध के हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि पदबंध क्या होता है और संज्ञा से संबंधित पदबंध क्या होता है। तो संज्ञा पदबंध के उदाहरण मैंने लिख दिए यहाँ पे। जैसे बच्ची दूध पीकर सो गई, बच्ची दूध पीकर सो गई, सो गई ये तो हो गई क्रिया, लेकिन बच्ची जो है ये कर्ता है, यानी कि संज्ञा है। कार्य के वाक्य में प्रधान बच्ची की बात हो रही। बच्ची जो है संज्ञा है, कर्ता है, और संज्ञा से रिलेटेड जो शब्द आए हैं दूध पीकर, ये सारे शब्द जो है इससे रिलेटेड है। इसलिए बच्ची दूध पीकर ये शब्द जो है संज्ञा पदबंध के अंदर आते हैं। जब हम लिखेंगे तो ये इसको हम बोलेंगे कि संज्ञा पदबंध। सर्वनाम की ओर इशारा करने वाले सर्वनाम के साथ जो भी शब्द आए हैं वो सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, और जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्रिया विशेषण में आएंगे, और जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द आएंगे वो विशेषण में आएंगे। इस तरह से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा भेद है सर्वनाम पदबंध कैसे हम देखें, उसके भी उदाहरण देख लेते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि अगला पदबंध का भेद कौन सा है। अगला है सर्वनाम पदबंध। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण से सबसे अधिक हमें समझ आती है कि परिभाषा से मेल खाता हुआ ये भेद है या नहीं। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम पदबंध के उदाहरण क्या है, और उससे पहले हम देख लें कि इसकी परिभाषा क्या है। सर्वनाम पदबंध कहते किसे हैं। तो जो पदबंध सर्वनाम का कार्य करते हैं, जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो इसके उदाहरण देखें कि किस तरह से गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज उदास क्यों हो। अब यहाँ पर तुम शब्द आया है, लेकिन तुम से रिलेटेड ये सारे शब्द हैं। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम, तुम सर्वनाम है और सर्वनाम के सहायक शब्द ये बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पद सर्वनाम पदबंध है। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम। आगे देखते हैं। आपके मित्रों में से कोई, आपके मित्रों में से कोई, आपको पता है कोई कुछ शब्द भी सर्वनाम में ही आता है। तो यहाँ पे है आपके मित्रों में से कोई। तो यहाँ तक आपके मित्रों में से कोई तक का जो जितने भी शब्द हैं ये सब सर्वनाम पदबंध में शामिल है। आगे देखते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, यहाँ पे तुम एकदम स्पष्ट है सर्वनाम, और इसकी एक तरह से समझ लो कि तुम जो है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो साथ में जुड़े हुए हैं वो भी देगी। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो भी सर्वनाम के साथ जुड़े हुए हैं, उसके सहायक बनकर आए हैं। इसलिए हम पूरे पद को ही हम कहेंगे कि सर्वनाम पदबंध है। आगे देखते हैं। गीता पढ़ने वाले आप, अब यहाँ पर भी आप शब्द आया है, तो गीता पढ़ने वाले आप यानी कि आपकी विशेषता बताने वाले शब्द है ये वाले, पढ़ने वाले आप। तो यहाँ पर सर्वनाम अगर हमने ये देखना है
कि सर्वनाम आप सर्वनाम है तो इसके सहायक शब्द ये बने हुए हैं, इसलिए गीता पढ़ने वाले आप ये पूरा ही पदबंध सर्वनाम पदबंध हो गया। आगे देखिए, बाहर से आए हुए छात्रों में से कुछ सर्वनाम है, इसलिए बाहर से आए हुए छात्रों में से कुछ तक के जो शब्द हैं ये सभी सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सर्वनाम पदबंध समझ में आ गया। इससे पहले संज्ञा पदबंध बताया था, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगला भेद इसका क्या है, और अगला हम देखेंगे विशेषण पदबंध। तो आगे देखते हैं कि विशेषण पदबंध में क्या विशेषता है, विशेषण पदबंध कब होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, है ना। हम तो हमें पता है कि विशेषण उसे ही कहते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताए या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द आए हैं वो विशेषण पदबंध होते हैं। तो देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। और इसके उदाहरण भी देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लकड़ी के उस संदूक में, है ना, लकड़ी के उस संदूक में मेरी पुस्तक है। लकड़ी के उस संदूक में, ये एक विशेषता है, विशेषण बताया गया है। ये सभी शब्द किसमें, संदूक में, मेरी पुस्तक है। अब ये सारे शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं लकड़ी के उस संदूक में, है ना। तो संदूक की विशेषता बताइए, संदूक जो है वो संज्ञा है, तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं ये वाले सारे शब्द लकड़ी के उस संदूक में, ये सब विशेषण पदबंध हो गए। अब देखो आगे लिखा है, ठंड से सिकुड़ते हुए, ठंड से ठिठुरते हुए वृद्ध को। अब ये वृद्ध है, वृद्ध भी एक संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये सारा पदबंध। ठंड से ठिठुरते हुए वृद्ध को उस युवक ने कंबल ओढ़ाया। अब यहाँ पर ये विशेषण पदबंध हो गया, ठंड से लेकर वृद्ध को तक। मेरे मित्र ने मेरे जन्मदिन पर एक बहुमूल्य और सुंदर उपहार दिया। उपहार की विशेषता वाले शब्द ये हैं, एक बहुमूल्य और सुंदर, ये विशेषण हो गया। तो विशेषण पदबंध हो गया कि ये सारे शब्द इस उपहार की विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं, इसको बहुमूल्य बताते हुए उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द इसके विशेषण पदबंध हो गए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि उपहार को तो मैंने लिया नहीं, इसमें उपहार दिया, लेकिन उपहार की विशेषता ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर उस संदूक में मेरी पुस्तकें हैं। अब यहाँ पर मेरी पुस्तकें हैं, ये कार्य के मतलब विशेष है, लेकिन जो विशेषता बताने वाले शब्द वो ये है, लकड़ी के उस संदूक में, ठंड से ठिठुरते वृद्ध को। अब यहाँ पे इनकी ओर ये कार्य में लिप्त है, वृद्ध को कंबल ओढ़ाया। युवक ने, युवक का कार्य इस पर डिपेंडेड है, इसलिए इन सारे शब्दों को हमने विशेषण पदबंध में रखा। यहाँ पर मेरी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें मेन है, लेकिन इन पुस्तकों का संबंध इससे है, इसलिए इस पूरे पदबंध को हमने विशेषण में रखा। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि मेरे मित्र ने मेरे जन्मदिन पर एक बहुमूल्य और सुंदर उपहार दिया। उपहार की विशेषता ये वाले शब्द बता रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को हमने विशेषण पदबंध में रख दिया, विशेषण पदबंध। आगे देखते हैं, प्रयाग में रहने वाला। प्रयाग में रहने वाला मेरा मित्र कल दिल्ली के लिए रवाना होगा। अब ये रहने वाला, ये सारे शब्द जो है ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ गए। सामने की दुकान पर चाय पीने वाला, सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का कल अपने घर चला गया। अब ये पीने वाला शब्द तक ये सारे शब्द
विशेषण पदबंध में आ गए। आगे देखते हैं कि क्रिया पदबंध में क्या हो सकता है। क्रिया पदबंध में जो पदबंध वाक्य में क्रिया का कार्य करते हैं वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्लियर है? अब इसके उदाहरण भी देख लें। हम काम करना चाहते हैं। अब काम करना एक क्रिया है और क्रिया से रिलेटेड जितने भी शब्द आए वो सब क्रिया पदबंध हो गए। काम करना चाहते हैं तक, है ना, काम करना क्रिया है लेकिन इसको पूरा कर रहे चाहते हैं ये शब्द भी इसके साथ अटैच हो गए, तो ये पूरा ही क्रिया पदबंध हो गया। अब यहाँ पे देखो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी पढ़कर सो गया। अब पढ़कर सो गया ये क्रिया पदबंध हो गया, है ना, पढ़कर सो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने इस पे भी ये ब्लैक इंक लिखी है ताकि ये भी पता चले। ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक ही वाक्य में दो चीजें भी या तीन चीजें भी पूछी जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर 10वीं कक्षा का विद्यार्थी, अब इस शब्द को अगर हम देखें तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। 10वीं कक्षा का विद्यार्थी ये संज्ञा पदबंध है और ये पढ़कर सो गया ये क्रिया पदबंध है ना। तो इस तरह से भी एक वाक्य में हम दो दो तीन तीन चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और कॉलम लेकर आऊंगी जिसमें मैं MCQ वाले प्रश्न लेकर आऊंगी जिसमें सभी तरह के मिले जुले पदबंध होंगे। लेकिन ये एक मैं इस तरह एक वाक्य आया था यहाँ पर सामने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 10वीं कक्षा का विद्यार्थी ये संज्ञा पदबंध हो गया, पढ़कर सो गया ये क्रिया पदबंध हो गया। इस तरह से हमने पहचान लिया। अब आगे देखें, मैं चल सकता हूँ। अब चल सकना क्रिया है तो चल सकता हूँ ये तीनों ही शब्द क्रिया पदबंध में आ गए। खेल, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं ये सभी शब्द क्रिया पदबंध में आ गए। मुझे सुनाई पड़ रहा है, मुझे सुनाई पड़ रहा है तो सुनाई पड़ रहा है सुनना एक क्रिया है, इसके साथ ये शब्द जो सहायक हैं वो भी पदबंध में आ गए। तो हमें इन सभी शब्दों को क्रिया पदबंध में ले लिया। तो ये बात क्लियर हो गई है ना। अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण का पदबंध किस तरह से हम देखें और पहचाने। तो आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण के पदबंध को हम कैसे पहचाने। क्रिया विशेषण का पदबंध किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। अब इसके उदाहरण देख लें कि मजदूर थक कर सो गया। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जितने भी होते हैं वो सब क्रिया विशेषण पदबंध में आते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मजदूर थक कर सो गया। अब थक कर क्रिया की विशेषता, क्रिया ये है, इसकी विशेषता ये है कि थक कर सो गया, तो थक कर जो है ये क्रिया विशेषण हो गया। अब आगे देखो, वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब बढ़ना क्रिया है लेकिन इसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, तो धीरे धीरे विशेषण हो गया। अब वह भीड़ में तीर की तरह, तीर की तरह विशेषता है क्या? घुसता चला गया, ये अंदर जाना, ये जो है ये क्रिया हो गई, लेकिन विशेषता क्या है? तीर की तरह, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। स्टेशन के चारों तरफ तेज रोशनी, तेज रोशनी जो है वो क्रिया की विशेषता है, तेज रोशनी। और साथ में जो स्टेशन के चारों तरफ ये शब्द भी क्रिया विशेषण में आएंगे, क्रिया विशेषण पदबंध में आएंगे। स्टेशन के चारों तरफ रोशनी का प्रबंध है, तो ये रोशनी तक के शब्द जो है ये क्रिया विशेषण पदबंध में आएंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि विशेषण के साथ जुड़े हुए शब्द, जहां तक विशेषता बताने वाले शब्द हैं, विशेषण को इंगित करने वाले यानी कि गुण बताने वाले जो शब्द हैं, जितने भी उसके अंदर आएंगे वो सभी क्रिया विशेषण पदबंध में आएंगे, जिस तरह से यहाँ पर आए हैं। अब देखो, पिछले सभी दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है।
ये पूरा वाक्य आप देखें और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। इसमें बताएं कि ये पूरा ही वाक्य क्रिया विशेषण पदबंध में आएगा या फिर कुछ भाग छोड़ा जाएगा। अब ये आप बताएं कि इसमें से कहाँ तक कौन से शब्द क्रिया विशेषण पदबंध में आएंगे। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपके द्वारा। तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। पदबंध के रूप में पदबंध को कैसे पहचाने, इसके लिए जितना भी हम अभ्यास करें उतना कम है, क्योंकि अभ्यास से ही हमारी जो विशेषता है, जो हमारी पहचान बनती है, वो उदाहरण के माध्यम से बनती है। और ये इसीलिए मैं उदाहरण पर ज़्यादा जोर देती हूँ। जब भी आप वीडियो देखो तो उसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उसके उदाहरण को ध्यान में रखो। उदाहरण पर आप गौर करके बहुत एक एक लाइन पर, शब्द पर फिंगर रख कर उसको पढ़ो। कम से कम 2 वाक्यों को ठीक से पढ़ो फिंगर रख कर। तो फिर तीसरा वाक्य अपने आप आपको समझता हुआ, सुलझता हुआ नजर आ जाएगा। तीसरे वाक्य तक आते आते आपकी समझ मैच्योर हो जाएगी। इसलिए मैं उदाहरण पर अधिक जोर देती हूँ। उदाहरणों को बहुत ध्यान से देखो और समझो कि इसकी पहचान क्या है। अगर आपने परिभाषा को और पहचान को मर्ज कर दिया तो समझो आपके फुल मार्क्स, यानी आपका पूरा अधिकार पूरे अंकों पर होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हुए आगे के लिए बढ़ते हैं, विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय।